यस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी जितना ही बचा हुआ मार्शल आर्ट के बारे में। कल बताए थे कि मार्शल आर्ट क्या है, कल उसके बारे में चर्चा किए थे। थांग टा मणिपुर का वेरी वेरी फेमस है ना। सिलम्बम जो हम किए थे नीचे वाला तमिलनाडु का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो तो नाम भी भूल जाते हैं क्योंकि ऐसा नाम है उसको बार बार पढ़ने से ही याद रहेगा। आज हम लोग देखेंगे 7th वन, डेट इज अ मर्दानी खेल। ये भी एक मार्शल आर्ट है। ये देखिए, ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन आर्म्ड मार्शल आर्ट है, यानी कि वेपन्स के साथ किया जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। मर्दानी खेल में ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो स्किल ऑफ वेपन्स, वेपनरी का, किस तरह वेपन्स को तुम चला रहे हो। स्पेशली स्वार्ड्स, तेज मूवमेंट होना चाहिए, स्विफ्ट मूवमेंट होना चाहिए, यूज ऑफ लो स्टेंसेस दैट इज सूटेड टू इट्स ओरिजिनेटिंग प्लेट्स द हिल रेंजेस। देखो, जगह के हिसाब से मार्शल आर्ट डेवलप्ड होता है। तो हिली एरियाज में जो आपका जो स्टैंड होता है वो लो स्टैंड होता है, मतलब आपको लो स्टैंड्स लेने होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लो स्टैंड मतलब क्या है, हल्का झुक के देख सकते हैं। इसमें देखो, आगे देखो, हल्का सा झुक के देख रहे हो ना। तो हल्का सा पैर का मूवमेंट नीचे करके ये लड़ाई किया जाता है, लो स्टैंड ले आता। और ये मर्दानी खेल पूरी तरीके से उस जगह को ही रिफ्लेक्ट करता है। बात समझे ना। तो वही कह रहा है कि स्पेशली स्वार्ड, स्विफ्ट मूवमेंट मतलब क्विक मूवमेंट, बहुत तेजी से मूवमेंट होना चाहिए, एंड यूज ऑफ लो स्टेंसेस that is suited to its originating place the hill ranges. It is known for the use of unique Indian पट्टा मतलब है स्वाट, भारत का अपना टाइप का जो तलवार है उसका यूज़ किया जाता है। और विटा मतलब कॉटेड लेंस है। तो देख सकते हो हाथ में देख सकते हो, हाथ में एक तरह से जो हम बताए थे कल, रामानंद जी करेक्ट किए थे, कह सकते हो उसको स्वेर बोलते हैं ना उसको, भाला जो बोल रहे थे कल। हाँ, सिल्ड टाइप का। देखो, हाँ, स्पेयर मतलब वो भाला हो गया। बिल्कुल, कल जो बात कर रहे थे हम लोग, स्पेयर मतलब होता है भाला ना। हाँ बिल्कुल, स्पेयर। तो ये जो शिल्ड है यहाँ पे हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ शिल्ड है, यानी विटा, समझ रहे हो ना। कोटेड लेंस है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाथ में कुछ दिख रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत ठंड है इसलिए आई बी स्लो, फिर मोमेंटम गेन करेंगे। बढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। देखो, तो समझिए, एक मर्दानी खेल देखे तो मर्दानी खेल के बारे में क्या जाने हो कि ये मार्शल आर्ट महाराष्ट्र रीजन का है, ठीक है। इसमें स्पेशल टाइप वेपन का ही चेक किया जाता है कि वेपनरी में क्या स्किल है आपका, और इसके स्टैंड सब इस जगह से मैच करते हैं। कोई भाई मार्शल आर्ट बिल्कुल उस जगह से मैच करता ही करता है। कोई पूछेगा कि मार्शल आर्ट कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शंस ऑफ द लोकल एस्पिरेशन, तो ये सब कहोगे कि देखिए महाराष्ट्र का है तो मर्दानी खेल है, तो वहाँ पे हिली रेंज से वो रिलेटेड है, ये सभी चीज़ तुमको लिखना है। समझ गए ना। अब बात करेंगे लाठी जानते हो कितना कॉमन चीज़ है, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी बहुत कॉमन चीज़ था, मास को डिस्पर्स करने के लिए। अभी भी इनफैक्ट पुलिस लाठी को यूज़ करता है कि नहीं करता है, मूवमेंट वो मासेस को वो करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए। तो यही कह रहा है कि देखिए, ये बहुत ही एंशियंट आर्म्ड मार्शल आर्ट है कंट्री का, इस भारत का। लाठी मतलब क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वेपन यूज्ड इन द मार्शल आर्ट, सबसे पुराना है जी, क्योंकि लाठी बहुत कॉमनली आपको अवेलेबल मिल जाता है। लाठी कुछ नहीं, स्टिक है, कैन स्टिक्स भी कह सकते हो। कैन स्टिक मतलब समझते हो ना, वो जो उसका जो होता है शुगर कैन का, वो जनरली 6 to 8 फीट लेंथ होता है। और कभी कभी उसमें क्या होता है, समटाइम्स मेटल ऊपर चढ़ाए जाते हैं, और टिप पे ना, टिप मतलब ऊपर वाला पोजीशन पे। इंडियन पुलिस, देखो ये लिखा गया है कि इंडियन पुलिस, हमने देखा है कि इंडियन पुलिस लाठी को यूज़ करता है क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। मेजॉरिटी जो लाठी वाला जो मार्शल आर्ट है ये प्रैक्टिस होता है पंजाब और बंगाल रीजन में, और अभी भी बहुत सारे हमारे विलेजेस में एज ए स्पोर्ट्स इसको यूज़ किया जाता है लाठी को। तो लाठी होता है तो नहीं होता है, अभी भी होता है। देखिए, अभी भी हम देखते हैं तो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इससे, लाठी से, है ना। यदि हम गांधी स्टेडियम में चले जाए, यहाँ पे जो सुबह जाते हैं दौड़ने के लिए, तो लाठी लेके जो आरएसएस वाले लोग सब में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
करते हैं कि नहीं करते हैं, देखें कि नहीं देखें, सब देखे होंगे। हाँ, तो वो अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब देखो थोड़ा के बारे में जानते हैं। थोड़ा हिमाचल प्रदेश स्टेट से आया है। इसमें मार्शल आर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स भी है, कल्चर भी है, तीनों का रिफ्लेक्शन है। ये वैसाखी के टाइम में किया जाता है, वही 13 और 14 अप्रैल के समय में ये इसको मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ प्रेयर्स आर डन सो फार टू इन्वोक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस। जो वहाँ की लोकल डेटी है जैसे मस्सू और दुर्गा, उनको पूजने के लिए इस तरह का आर्ट फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। द गेम इज़ क्वाइट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। जैसे कि अलग अलग डिविजन्स में, जैसे कि हम कह सकते हैं नरकंदा ब्लॉक में, थियोंग डिवीज़न में जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, चोबल डिवीजन्स है, सोलान सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये सब हिमाचल प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कुछ डिवीज़न है, कुछ ब्लॉक है, वहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। बस हिमाचल प्रदेश याद रह गया, बस काफ़ी है, इतना डिटेल्स में कहाँ पूछेगा। थोड़ा कैन बी डेटेड बैक टू द महाभारत। अब थोड़ा जो है प्रैक्टिस ये महाभारत से भी हम लोग ट्रेस आउट कर सकते हैं, जहाँ पे द टाइम्स व्हेन द बोज एंड द एरोज वर यूज्ड इन द एपिक बैटल, जहाँ पे तीर धनुष का यूज़ किया, तीर धनुष का जो विद्या है उसको यूज़ किया गया था, और कहीं ना कहीं उसी से प्रभावित है थोड़ा, ठीक है, कुल्लू और मनाली रीजन में। हेंस थोड़ा फाइंड इट्स जेनेसिस इन कुल्लू, इसलिए कुल्लू से स्टार्टिंग पॉइंट है और आस्ते आस्ते हिमाचल प्रदेश में इसने ऑक्यूपाई किया स्पेस। समझे? इसके बारे में जानोगे, ये बहुत बड़ा आर्ट है, मैं बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल्स इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो, द मार्शल आर्ट रिलाइज ऑन अ प्लेयर स्किल ऑफ आर्चरी, किस लेवल पे वो धनुष विद्या है उसके पास, यदि बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा स्किल्ड माना जाएगा इस मार्शल आर्ट में। इट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम द राउंड वेपन पीस अटैच टू द हेड ऑफ द एरो, एरो के ऊपर जो लगाया जाता है उसी को थोड़ा कहा जाता है। जो एरो के ऊपर जो क्या बोलते हैं, तीर के ऊपर जो आप लगाते हैं ऊपर टिप पॉइंट पे, उसी को थोड़ा कहा जाता है, और वहीं से इसका मार्शल आर्ट का नाम पड़ा है थोड़ा, कैनोपी, ठीक है, हाँ कैनोपी ऊपर वाला चीज़। अटैच टू द हेड ऑफ द एरो टू मिनिमाइज द लिथल पोटेंशियल, इसलिए लगाया जाता है, नहीं तो यदि हम वो नहीं लगाएंगे और ऐसे मार देंगे तो आदमी मर जाएगा। इसमें हमारा इस मार्शल आर्ट में हमारा जो मोटिव रहता है किसी को हर्ट करना नहीं रहता है, हाँ बस चलाना है, अपने आप को फिट रखना है, रिचुअल से कल्चर है हमारा, किसी को हार्म नहीं करना, और हार्म नहीं करने की वजह से हम इस तरह का थोड़ा ऊपर लगाते हैं तीर के ऊपर। समझे? द इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर दिस गेम, क्या क्या चाहिए होता है, वुडन बोस चाहिए होता है, नीचे देख सकते हो वुडन बोस, समझे, धनुष देख लिए, नीचे फिगर देखो ज़रा समझ में आएगा, एरो चाहिए, और प्रिपेयर बाय द ट्रेडिशनल स्किल आर्टिसंस, इसके लिए भी जो ट्रेडिशनल जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है इस तरह का स्किल, वही लोग सब इसको बना भी रहे हैं और वही लोग चला भी रहे हैं। द बोस का जो, यदि मैं लेंथ का बात करूं तो 1.5 से लेकर 2 मीटर लेंथ हो सकता है उसका। हाइट डिपेंड करता है कि किस तरह का आर्चर है, यदि बहुत अच्छा बहुत लंबा तगड़ा है तो लंबा तगड़ा होगा उसका धनुष, यदि छोटा है तो उस हिसाब से छोटा होगा उसका तीर धनुष, सिंपल सी बात है। द एरोज आर इन द प्रोपोर्शन टू द बो, और जिस हिसाब से धनुष होगा उस हिसाब से तीर होगा, जिस हिसाब से तीर होगा उस हिसाब से धनुष होगा, दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब छोटा सा धनुष में बड़ा तीर तो नहीं लगा सकते हो ना, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, समझ गए ना? यही थोड़ा है, देख लो फिगर देख लो, इस आदमी के हाथ में बहुत बड़ा है कि नहीं है वो, तो बहुत बड़ा धन वो होगा, बहुत बड़ा तीर होगा, एरो बहुत बड़ा होगा। देखो अब देखो ये गेम क्यों डिफरेंट है कि इसमें बताओ ईच टीम में 500 लोग होते हैं, कैन यू बिलीव इट? यानी कम्युनिटी लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम यही नहीं कह सकते रमानंद जी, जिस मार्शल आर्ट में, जिस गेम में आपका 500 टीम मेंबर हो, यानी कि 1000 आदमी तो वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कम्युनिटी लेवल पे बात हो गया ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि गेम से भी ज़्यादा ये रिचुअल है, ये कल्चर है। इन द गेम देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ रफली 500 पीपल ईच, समझ गए ना? मोस्ट ऑफ दिस आर नॉट आर्चर्स, गजब बात है कि सभी आर्चर्स नहीं है, कुछ डांसर्स भी रहते हैं उसमें 500 ग्रुप में, और ये डांसर अटूट अंग है उस ग्रुप का। क्यों? ये डांसर लोग आते हैं इस ग्रुप से और ये लोग को मोरल बूस्ट करने के लिए डांस करते हैं। देखते हो ना, जैसे कि क्रिकेट में भी देखते हो डांसिंग गर्ल होती है कि नहीं होती है, कोई भी स्पोर्ट्स में,
मोरल अप करने के लिए वहाँ पे डांस वगैरह किया जाता है। सेम है यहाँ पे भी। द गेम इज प्लेड इन अ मार्क कोर्ट सो टू इंश्योर सर्टन डिग्री ऑफ डिसिप्लिन। तो एक इसके लिए भी एक कोर्ट होता है, जैसे हम क्रिकेट के लिए ग्राउंड होता है, वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड होता है, इसके लिए भी एक कोर्ट होता है। द टू टीम्स आर कॉल्ड पासिस एंड साथीस। कि ग्रुप्स का भी नाम होता है, देखो एक को पासिस कहा जाता है, एक को साथीस कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये पासिस और साथीस और कोई नहीं, ये कौरवा और पांडवा का तुम्हारा क्या है, डिसेंडेंट है, उसी का आय खींचा हुआ जनरेशन है ये। द आर्चर्स एम फॉर द लेग। आर्चर्स क्या करता है, लेग को मारने की कोशिश करता है, पैर को, बिलो द नी से नीचे, जो तो घुटना है ना, घुटना से नीचे। मैं इंजर नहीं करना चाहता है, मारना नहीं चाहता है। एज देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स फॉर स्ट्राइकिंग एनी। यदि तुम घुटना से अलग जगह पे कहीं मारे तो तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट होगा तो अगले वाले टीम को ज़्यादा एज है, वो जीत जाएगा तुम्हारा। तो इस गेम में क्या है कि नी से नीचे मारना होता है। देखते हो ना, पुलिस जब कोई मुजरिम भागता है कुछ क्राइम करके तो बोलता है कि पैर के नीचे मारो, पैर में मार दोगे इंजर्ड हो जाएगा, पकड़ भी लेंगे और वो बच भी जाएगा बाद में। तो देखो यहाँ पे आर्चर कैसे यूज कर रहे हैं। थोड़ा लिखा है कि नहीं लिखा है, पीठ पे देखो, दिख रहा है ना सभी चीज, रमानंद जी दिख रहा है। आर्चर देखिए पूरा लगा रहा है, तो समझ गए ना, यही थोड़ा है हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू वैली से स्टार्ट हुआ था। अब बात करेंगे गार्ड का। गार्ड का क्या है, ये वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है, यानी कि पूरा हथियार से यूज किया जाता। और ये पंजाब रीजन जो सिख प्रैक्टिस करते थे। कई लोग कहते हैं, अलग अलग दलील है, कई लोग कहते हैं कि देखिए गार्ड का जो शब्द है वो संस्कृत वर्ड से आया है, वो भी गधा, गधा 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 नहीं गधा, गधा जो हनुमान जी का तो देखते हम बिल्कुल, जिस मैस का मतलब ही गधा, और गधा होता है। गधा में क्या किया जाता है, इस गधा में कि स्किलफुल यूज ऑफ वेपन्स, बहुत इस मार्शल आर्ट में वेपन्स को अच्छे से यूज़ किया जाता है। वेपन्स में क्या क्या हो सकता है, जो कि ट्रेडिशनल जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सिक्स लोग, किरपान हो गया, स्टिक हो गया, तलवार हो गया, कतार हो गया, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वेपन सिख के लिए। देख लेना इमेज, देख लेना इमेज है कि नहीं है, यहाँ पे देख लेना बाद में। द अटैक एंड द डिफेंस इन द आर्ट फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस पोजिशन ऑफ हैंड। अब इसमें बोला कि अटैक करना और डिफेंस करना इस आर्ट फॉर्म में, ये डिटरमाइन करता है कि आपका हाथ का मूवमेंट कैसा है। यदि हैंड का मूवमेंट बहुत स्विफ्ट है तो बहुत तेज़ी से आप अटैक करोगे, डिफेंस करोगे। फीट का मूवमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और किस तरह का वेपन आप यूज़ कर रहे हो। यदि आप खतरनाक वेपन यूज़ कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से हैंड्स चलाने होंगे, उसी हिसाब से फुट मूवमेंट होना चाहिए। इट इज डिस्प्लेड ऑन अ नंबर ऑफ सेलिब्रेशन इन द स्टेट इंक्लूडिंग फेयर्स। तो त्यौहार में, सेलिब्रेशन में, फेस्टिवल्स में इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, इस आर्ट फॉर्म को। देख रहे हो ना, वहाँ पे गुरुद्वारा के पास में हो रहा है ना बैटल। अब बात करेंगे इनबॉर्न रेसलिंग, ये भी एक मार्शल आर्ट है, एक नेटिव मार्शल आर्ट है मिजोरम का, इनबॉर्न रेसलिंग। ये कहा था कि इसका जेनेसिस 1750 से है। तुंगलांड विलेज जो कि तुम्हारा मिजोरम का हिस्सा है, वहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ था। इट हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी तुम सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते हो, ठीक है। डैट प्रोहिबिट स्टेपिंग आउट ऑफ द सर्कल, किकिंग एंड नी बेंडिंग, समझे ना, यानी कि नी बेंडिंग नहीं कर सकते हो, किक बेंडिंग नी वो नहीं कर सकते हो, किकिंग नहीं कर सकते हो। द वे टू विन दिस इज लिफ्टिंग द ओपोनेंट ऑफ देयर फीट, यानी कि फीट उठा दिए, पैर से ऊपर उठा दिए, जीत गए तुम। वाइल स्ट्रिंगली अडेयरिंग टू द रूलर्स। अब देखो उस समय ये जो हुआ था, ये जो आर्ट फॉर्म हुआ था वो रूलर्स ने एक्चुअली स्टार्ट किया था। मैं बताऊंगा, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट किया गया था। तो इसमें यदि फीट से उठा दिए ना तो जीत गए, यानी कि पैर से उठा दिए उसको तो तुम जीत गए, यू वन द बैटल। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द कैचिंग ऑफ द बेल्ट, जो बेल्ट पहना रहता है, आदमी बेल्ट पहनता है ना, यदि बेल्ट तुम वहाँ से खोल दिए उसका तो तुम जीत गए, समझे। दिस आर्ट फॉर्म वॉज रिगार्डेड एज द स्पोर्ट ओनली आफ्टर द पीपल ऑफ मिजोरम माइग्रेटेड फ्रॉम बर्मा टू द लुसाई हिल्स। जो मिजोरम का लुसाई हिल्स में, बर्मा क्योंकि जानते हो क्लोज एसोसिएशन होगा म्यांमार और तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट का, ये वाला एरिया का। जब वहाँ से इस तरफ माइग्रेट करके आए लुसाई हिल्स में, यानी कि मिजोरम में, तब ये आर्ट फॉर्म तुम्हारा क्या हुआ, स्पोर्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यों, अब लड़ना नहीं है हमको, अब ये हमारा रिचुअल्स है, हमारा कल्चर है, हमारा प्रैक्टिस, तब जाके बना है। और ये सब हम मिजोरम से आया है ये सब चीज़। तो देखो दिख गया, तुम्हें फिगर दिख गया। देखो सर्कल बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ है।
अब बात करेंगे मुस्ती युद्धा। मुस्ती युद्धा जो है तुम्हारा, ये ओल्डेस्ट सिटी ऑफ कंट्री वाराणसी से स्टार्ट हुआ है। ये अनआर्म्ड है, यानी कि हम वेपन्स कुछ नहीं यूज़ करते हैं। इस टेक्निक्स में, इस मार्शल आर्ट में किक, पंचेस, नी, एल्बो स्ट्राइक्स, ये सब होता है। ये अभी बहुत कम विजिबल है, मगर ये 1960 के दशक में बहुत फेमस था इस तरह का गेम। मुस्ती युद्धा इनकॉर्पोरेट द डेवलपमेंट ऑल थ्री एस्पेक्ट। देखो इसमें अच्छी बात क्या है कि ये तीनों चीज़ को बैलेंस करता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। यानी कि फिजिकली भी आदमी फिट रह सकता है इस मार्शल आर्ट करके, मेंटली भी रह सकता है और स्पिरिचुअली भी रह सकता है। देखिए यहाँ पे पोस्टर देखिए, ठीक है, देख लिए। एक है माला युद्धा, अभी हमने बात की है, देखो नाम मुस्ती युद्धा, अब माला युद्धा के बारे में बात करेंगे। ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, कॉम्बैट रेसलिंग है, यानी कि भाई वेपन से यूज़ नहीं करने वाला है, यानी कि हाथ से लड़ा जा रहा है। साउथ इंडिया में प्रैक्टिस होता है और साउथ ईस्ट एशिया में इसका तुम्हारा है, यानी कि यहाँ से शेयर होकर बाकी कंट्री में भी गए हैं। साउथ ईस्ट एशियन, जो साउथ ईस्ट एशियन रेसलिंग स्टाइल से, नाबियन से, उससे भी बहुत रिलेटेड, नाबान से काफ़ी रिलेटेड, कह सकते कि यहीं से गया होगा। इस आर्ट फॉर्म में देखो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो भी फाइट होता है 4 कैटेगरीज में, और इसमें हर एक गॉड को ये डेडिकेट किया गया है 4 टाइप्स। जैसे कोविड-19 का वेरिएंट्स है कि नहीं है, अभी देखते हो क्या स्थिति चल रहा है देश में, लॉकडाउन लग जाएगा बहुत जल्दी। ऐसे ही बिहार में आज से लग रहा है लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लग रहा है। दिल्ली में पूरी तरीके से लग चुका है, अभी जस्ट न्यूज़ देख के आए हैं, ठीक है ना। तो केसेस बहुत बढ़ रहा है, 54,000 के आसपास केसेस एक दिन में आए हैं, तो हो तो गया। तो अब क्या चाहिए तुमको, इसमें 1200 लोग कम से मरे हैं, मोर्टेलिटी रेट 4.1 के आसपास में भी। हाँ, तो देखो इसमें, इस फाइट में, यानी कि इस आर्ट में जो भी फाइट्स है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और चारों क्या होता है कि गॉड के डेडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट है जम्बूवंती। जम्बूवंती का मतलब क्या होता है, ये भी हम गॉड को ही करते हैं। इसका मतलब क्या है कि फोर्सिंग द अपोनेंट इनटू सबमिशन, लॉकिंग और होल्डिंग करके विरोधी को हरा देना, इसे बोलते हैं जम्बूवंती, और ये भी एक गॉड को ही हम डेडिकेट कर रहे होते हैं। दूसरा हनुमंती है। हनुमंती मतलब टेक्निकल सुपीरियरिटी, यानी कि हमारे पास तुमसे ज़्यादा टेक्निकल सुपीरियरिटी है, हम वो कर दिए, दिखा प्रदर्शन कर दिए तुमसे ज़्यादा, हम जीत गए, समझे। तीसरा है तुम्हारा भीमासेनी का मतलब क्या है कि जिसमें हम शेयर स्ट्रेंथ, यानी कि पूरी तरीके से हम अपना फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि हम आपसे बहुत स्ट्रांग हैं, आओ पंजा लड़ा के देखो, देख लेते हैं तुमको। पंजा लड़ाने में भी तो क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ को ही चेक किया जा रहा है, तो उस टाइप का ये पंजा नहीं लड़ा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ फिजिकल स्ट्रेंथ का। शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम मस्कुलर पावर दिखा रहे हैं। और लास्ट होता है जरासंधि। जरासंधि में क्या होता है, लिम्प और जॉइंट ब्रेकिंग पे काम किया जाता है। लिम्प पे या जॉइंट ब्रेकिंग पे आपने मारा और वो झुका तो आप जीत गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि माला युद्धा में 4 कैटेगरी होता है, और चारों कैटेगरी अलग अलग गॉड को डेडिकेट किया जाता है, समझे, हिंदू गॉड्स को। देख लो यहाँ पे दोनों हाथ देखो, ये कुश्ती उस्ती में होता है कि नहीं होता है इस तरह का, इसी तरह स्टार्ट होता है। पैर पकड़ के कबड्डी वाला में भी होता है ना। कबड्डी वाला में क्या होता है, कबड्डी वाला में कि उसका एक जैसे आउट रहे हो, पीछे का एक पूरा एरिया दिया रहता है, स्पेसिफाइड, बीच में अड्डा रहता है। एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी छू करके वो अड्डा पे आना चाहता है, एक चाहता है कि छू करके आ जाए तो हो गया, आउट हो जाएगा। लेकिन जो उस कोर्ट में गया है वो चाहता है कि उसको आने नहीं दे, पकड़ के उधर रख ले, तो उसको मतलब कबड्डी बोलना पड़ता है, दम तोड़ देना चाहिए। जैसे पकड़ लिए ना, पकड़ करके उसको धकेल बाहर कर दिया, हो गया आउट। कबड्डी बाहर कर मग थैंक्स कि कुछ साल पहले जो कबड्डी का इतना बड़ा इंटरनेशनल मैच हुआ था ना, उससे काफ़ी पॉपुलर हुआ। ईरान का टीम बहुत अच्छा है कबड्डी में। इंडिया तो अच्छा है, इंडिया तो होगा ही होगा अच्छा, इंडिया से स्टार्ट हुआ, मगर ईरान का टीम भी बहुत अच्छा खेलता है कबड्डी। देखो अब बहुत, देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि और भी मार्शल आर्ट है, इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, कुछ जैसे एग्जांपल देखो, पाइका अखाड़ा।
पाइका अखाड़ा तुम्हारा उड़ीसा रीजन का है, ये भी मार्शल आर्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें डांस और कॉम्बैट, फाइट और डांस दोनों कॉम्बिनेशन है। अर्लियर यूज्ड बाय द वॉरियर्स, पहले वॉरियर्स यूज़ करते थे, अभी तो ये परफॉर्मिंग आर्ट बन गया, समझे। तो ये तुम्हारा पाइका अखाड़ा, पाइका वही पाइका रेबेलियन जो हुआ था, वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, उड़ीसा का रीजन। स्क्वाई जो है, स्क्वाई कश्मीर रीजन का, इसमें हम स्वॉर्ड और शील्ड का यूज़ करते हैं, समझ गए ना। काथी समूह, ये आंध्र प्रदेश का, इसमें हम क्या करते हैं, एंशियंट स्किल मास्टर बाय रॉयल आर्मीज ऑफ द स्टेट, ये वहाँ पे एम्प्लॉयड किया आता था, यानी कि रूलर्स लोग एम्प्लॉयड करते थे उसको लड़ने के लिए, डिफेंस के लिए, समझे ना। बंदेश, बंदेश क्या पूरा भारत का ही है। द फिलोसॉफी ऑफ दिस एंशियंट मार्शल आर्ट इंटरेस्टिंग एंड नोटेबल, ये पूरी तरीके से आपका एक फिलोसॉफी है बंदेश, ये भी आर्ट फॉर्म है, फिलोसॉफी है। दिस एंशियंट अनआर्म्ड आर्ट, इसमें अनआर्म्ड है यानी कि वेपन्स यूज़ नहीं करते हैं, इसमें वही लॉक करना, बेंड ट्विस्ट करना, वही सब चीज़ है। विदाउट किलिंग देम, हार्म नहीं करना है किसी को। यस आई हैव कंप्लीटेड द मार्शल आर्ट्स, मैंने मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये इसका हिस्सा नहीं है, मगर चूंकि छोटा पार्ट था इसी के साथ मैंने उसको कोलैबोरेट कर दिया है। दैट इज ए इंडियन सर्कस। इंडियन सर्कस का कोई रिलेशन नहीं है मार्शल आर्ट्स से, मैं बता दूँ तो इंडियन सर्कस भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जानते हैं इंडियन सर्कस का क्या रोल रहा है। एक टाइम में मेरा नाम है जोकर, मूवी देखे हो ना, राज कपूर का, कितना फेमस हुआ वो, वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है वो मूवी, अभी भी जहन में है लोगों का। अभी भी रशियन लोग जो विजिट करते हैं भारत में तो मेरा नाम जोकर का रेफरेंस देते हैं। मेरा जूता है जापान, हाँ मेरा जूता है जापान, बिल्कुल। मेरा जूता है जापान। राज कपूर तो मेरी टोपी इंग्लिस्तान में। अभी भी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी ज़्यादा फेमस है बहुत सारे एरिया में, उस लेवल पे एशिया पर क्रेज था राज कपूर का, ठीक है ना। चार्ली चैपलिन जर्मनी का था तो इंडिया में उसको एशिया का चार्ली चैपलिन कहा जाता था, राज कपूर को। और स्पेशली मेरा नाम है जोकर में जो राज कपूर ने जो अभिनय किया था उसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया था, और वो सर्कस का ही था, जेमिनी सर्कस का था वो। जेमिनी सर्कस, जेमिनी सर्कस तो आता भी था, इधर भी आया, बेगूसराय में बहुत आता था जेमिनी सर्कस, याद है आपको? वो भी पढ़ेंगे। उधर लगता था अपना ये सिटी कॉलेज पीछे। हाँ इधर नहीं पता है मुझे, बस जेमिनी सर्कस के बारे में मुझे पता है। अभी अभी आता है कि नहीं आता है? अब नहीं आता, अब खत्म हो गया कल्चर। अब तो जैसे यूट्यूब वगैरह आ गया इसीलिए ना। हाँ वही लोग देखता है, देखेंगे आज नहीं, जब से यूट्यूब आ गया तब से सर्कस बंद हो गया सब। हाँ तब तब नेट आने से, नहीं तो 2000 में तो सर्कस आता था न्यूज़ से। बताइए। और उसके बाद ये कौन आता था, रामलीला टाइप का ये सब। नहीं सही, गांधी स्टेडियम में मेला लगता था 2 महीना गर्मी में, डिज्नीलैंड। अच्छा डिज्नीलैंड भी आता था? हाँ। वो तो अभी भी क्रेज है उसका। डिज्नीलैंड आने लगा तो उसमें भी सर वो ऊपर से कूदता है। हाँ हाँ नहीं वो तो है, अभी भी बहुत सारा है। अच्छा पहले बच्चा में आता था ना एक ऐड, एसएन वर्ल्ड में जाऊंगा मैं, घर वापस नहीं आऊंगा मैं एक करके गाना चलता था, तो वो चलो ठीक है, ये सब बाहर का जेमिनी सर्कस को ये डिज्नीलैंड रिप्लेस करते हैं। कह सकते हैं। हाँ। अब आज जानेंगे इस क्लास में कि इंडियन सर्कस क्यों इतना डाउन चला गया, क्या इसके पीछे लॉजिक है। देखो इंडियन सर्कस, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रीट परफॉर्मेंस, है ना। हम सड़क पे देखते हैं कि कोई नागिन को नाक को डांस करवा रहा है, इस तरह का हमको दिखता है। ये 92 के बाद जो आपका राइट टू प्रोटेक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाइल्ड को एम्प्लॉयड नहीं करने वाला चीज़, एम्प्लॉय नहीं करना है, जानवर को एम्प्लॉय नहीं करना है, बिल्कुल उसको मनोरंजन के रूप में नहीं कर सकता, उसका भी राइट है। बिल्कुल बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, ये सब बिल्कुल। सब आ गया, संविधान से पालन ही है। इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सही बोल रहे हैं कि जो राइट टू एजुकेशन आने के बाद, जैसे कि सर्कस में अर्ली एज से बच्चा को नहीं डालोगे तो जिम्नास्टिक कैसे होगा, फिर नहीं बन पाएगा। और तुम शुरू में ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो कि नहीं राइट टू एजुकेशन है, तो बताइए सभी चीज़ यहाँ पर पढ़ना है हमें, ये सभी चीज़ रेलेवेंट है। देखो इंडिया का एक लंबा इतिहास रहा है स्ट्रीट परफॉर्मर्स का, आर्टिसंस टाउन टू टाउन जाते थे, जैसे हम देखते हैं रासलीला रामलीला में हमको दिखता है ये सभी चीज़। हाउएवर ये सर्कस मॉडर्न सेंस में ये फेयरली एक न्यू इंडस्ट्री है, सर्कस इतना पुराना ट्रेडिशन नहीं है, एक न्यू इंडस्ट्री है। यदि मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू फिलिप एस्टिल का, जो इंग्लिश सर्कस मास्टर रहे हैं, फर्स्ट इंडियन सर्कस बॉर्न हुआ था 1880 में, समझे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से 5 साल पहले, रिपन के टाइम में, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे जंबो सर्कस है,
एक बस फिगर दिखा कर देखो, और भी देखो हाथी के ऊपर बैठे हुए, देखो यहाँ पे टाइगर सब, करेक्ट। अब देखो किसको क्रेडिट जाता है, ग्रेट इंडियन सर्कस। ग्रेट इंडियन सर्कस स्टार्टिंग है हमारा, ये एक एसोसिएशन है, यहाँ से आगाज़ हुआ भारत सर्कस 1880 से। ये जाता है विष्णु पंत चात्रे को जाता है ये श्रेय। इन्होंने गजब काम किया। देखो द ग्रेट इंडियन सर्कस, ये फर्स्ट मॉडर्न इंडियन सर्कस है जो कि विष्णु पंत चात्रे ने फाउंड किया था। ये गजब के इक्वेस्ट्रियन है और सिंगर है। इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या है, जिसको घोड़े पे गजब कंट्रोल हो, बात समझे ना, जिस पे घोड़े को, अब देखो सर्कस में तरह तरह का एनिमल्स को पोर्ट्रे किया जाता है। आकाश तुम इस तरफ आ जाओ सो दैट आई कैन सी यू। ये घोड़े पे गजब कंट्रोल था। अब देखो इट फ्लरिश अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा ऑफ कुर्दुवादी। तुम्हारा जो कुर्दुवादी जो राजा थे, उनके टाइम में बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया गया था इंडियन सर्कस को। और उस टाइम में जो ये विष्णु पंत चात्रे थे, उस टाइम में ये स्टेबल मास्टर थे, यानी कि अस्तबल के मास्टर थे। एक डिपार्टमेंट होता था ना, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्स, क्योंकि हॉर्स का सिग्निफिकेंस था उस समय, ठीक है। तो चूंकि ये मास्टर थे स्टेबल का, उसके बाद ये मास्टरी इन्होंने इंडियन सर्कस की तरफ यूज़ किया है। द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन सर्कस कब हुआ था, 20 मार्च 1880 को हुआ था। फॉलोइंग विच इट टूर एक्सटेंसिवली, पूरा कंट्री में घूमा है। तो कंट्री में पूरा घूमा है तो बहुत फेमस हो जाएगा। एज वेल एज बाहर के कंट्री में भी गया है, श्रीलंका में गया है, साउथ ईस्ट एशिया में गया, और यहाँ से फेमस हुआ कि इंडियन सर्कस भी है। बात समझ रहे हो ना इसका स्टार्टिंग। और गजब का ये जो चात्रे हैं, विष्णु पंत चात्रे, इनको गजब का पॉपुलैरिटी मिला कि सो डिफरेंट, ऐसा आर्ट फॉर्म तो देखे ही नहीं थे, तो गजब पॉपुलर हुए थे ये। फिगर देख लिए इनका, विष्णु पंत चात्रे का। अब देखते हैं कि ऑन द सिमिलर लाइन किलेरू कुनहिकनन, ये बाहर केरल के हैं, ये कुनहिकनन केरल रीजन के ये आदमी बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किल्ड आदमी है। इसने क्या किया कि जिम्नास्टिक चीज़ ऐड कर दिया उसमें सर्कस में। इसलिए देखते हैं ना सर्कस में क्या क्या नहीं दिखाया जाता है, जिम्नास्टिक वर्क दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है। पर्दा लगता है, ऐसे करके ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है इसमें। तो कहा जा रहा है कि देखिए, हम भारत का बात करें, बहुत पहले चात्रे ये इनसे मिले थे, केलेडी से मिले थे। हाँ, जब वो टूर कर रहे थे ये केरल रीजन में, जब वो आए, क्योंकि चात्रे तो पूरा भारत भ्रमण किए हैं। जब केरल रीजन में आए थे तो इस शख्सियत से मुलाकात हुआ उनका मालाबार कोस्ट में। अब क्या हुआ, उस समय ये मार्शल आर्ट में काम कर रहे थे, किलेरी मास्टर मार्शल आर्ट में काम, और जिम्नास्टिक टीचर थे। जिम वही बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए जिम्नास्टिक वर्क होता है जी, डांस में भी होता है आप तो चात्रे के इंसिस्टेंस से चात्रे रिक्वेस्ट किए इनसे कि एक काम करिए ना, थोड़ा सा एक्रोबेट सिखा दीजिए हमारे सर्कस वाले आर्टिस्ट को भी। बोला ठीक है, हम सिखा देते हैं। इन्होंने सीखा है। किलेडी स्टार्टेड ट्रेनिंग एक्रोबेट्स एट हिज एकेडमी, सिखाना शुरू कर दिया। 1901 में क्या हुआ, ही ओपन द फर्स्ट सर्कस स्कूल एट कोलम। तो ये जो किलेडी है, इन्होंने भी सर्कस ओपन किया कोलम में। कोलम मतलब नीचे वाला एरिया में, विच बिकेम द एपी सेंटर ऑफ द सर्कस रेवोल्यूशन इन इंडिया। और वहाँ से एक क्रांति आया है सर्कस में। स्टार्टिंग वो की है, क्रांति लाने वाले आदमी ये थे। क्यों? वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं, जिम्नास्टिक वर्क सब डाल रहे हैं उसमें, अट्रैक्टिव लगा देख के। तो 1904 में क्या हुआ, जो कुनिहनन के जो एक विद्यार्थी थे, जैसे परी अली कनन, उसने अपना सर्कस स्टार्ट कर दिया, और यही बाय द नेम ऑफ ग्रैंड मालाबार सर्कस। तो यहाँ से ग्रैंड मालाबार सर्कस स्टार्ट हुआ है 1904 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा विख्यात हुआ है आने वाले समय में। इनके शिष्य थे, किलेडी के शिष्य थे। देख लो इनका फिगर। अब उसके बाद आस्ते आस्ते और भी बड़े बड़े सर्कस आना शुरू हो गया भारत में, जैसे व्हाइट वे सर्कस 1922 में, ग्रेट रेमन सर्कस 1924 में, ग्रेट लायन सर्कस, ईस्टर्न सर्कस, फेरी सर्कस, और भी सभी विद्यार्थी हैं इन कुनिहनन के, सब विद्यार्थी। देखो, तो इसलिए केरल कहा जाता है क्रेडल ऑफ इंडियन सर्कस है। यहीं से सर्कस का आगाज हुआ है, जो कि इतना रेवोल्यूशन के रूप में आगे गया है। समझे ना? तो कुनिहनन के जो एकेडमी ऑल्सो गेव राइज टू नंबर ऑफ एक्रोबेट्स, क्योंकि ये चूंकि एक्रोबेट का ही टीचर थे, तो नंबर ऑफ एक्रोबेट्स आना शुरू हो गए। एक्रोबेट्स मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला, एक्रोबेटिक्स स्किल,
वो आप सीढ़ी से नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हैं, पर्दा के पीछे लटके हुए नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, सर्कस में देखने को मिलता है ना। जैसे एग्जाम्पल फिर हेरा फेरी कोई देखा होगा मूवी, या हेरा फेरी, तारे पर चल रहा है। हाँ जो चल रहा है, उसमें एक कॉमेडी का बहुत अच्छा सीक्वेंस दिखाया है, हेरा फेरी वाला। सर्कस वाला कौन सा हुआ है? फिर हेरा फेरी भी हुआ ना, हाँ फिर हेरा फेरी, ठीक ठीक ठीक। तो उसमें दिखाया जाता है ना, वो चोर के घर में चोरी जो बोलता है ना परेश रावल, उसमें सर्कस को बहुत अच्छे से दिखाया गया। जोकर का कॉस्ट्यूम पहन के भागता है कि नहीं भागता ये लोग, ये पूरा सर्कस, इंडियन सर्कस के बारे में दिखाया गया उसमें। तो देखो वहाँ पे एक्रोबेट्स हो गए नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लेम, यानी कि सब जगह से उसको रिकॉग्निशन मिला है। देखो देखो द ग्रेट इंडियन सर्कस, बताओ हाथी कितना बढ़िया से, इतना ज़्यादा वेट कितना बढ़िया से बैलेंस किया है, एक छोटा सा है ना, देखने वाली बात है। और देखो एक्रोबेट्स इसी को बोलते हैं, वो लड़की देखो आगे सूट में कितना फ्लेक्सिबल है, ये वर्क सब। अब यहाँ हम समझेंगे कि मेजर सर्कस कंपनीज इन इंडिया। अब क्या हुआ कि भले ही भारत compete नहीं कर पाया यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिकन को, क्योंकि ये लोग बहुत आगे हैं हमसे सर्कस में भी, मगर फिर भी ये मेजोरिटी के लिए, मासेस के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। जैसे कि रमानंद जी बहुत अच्छा से पॉइंट आउट किए कि सर 2000 तक ही आता था, अब बोले कि नहीं बोले अभी, तो 1990s तक तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र था। उसके बाद 1990s के बाद कह सकते हो कि एलपीजी कह सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन होना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाकी आर्ट फॉर्म भी हमारे भारत में आना शुरू हो गया, तो इसका क्रेज घटना शुरू हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि एक मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था मासेस के लिए 1990s तक, यानी कि लेट 1990s तक, कह सकते हैं 1999 तक, 19 है ना 2000 के आसपास। उसके बाद पूरा डिक्लाइन हो गया। यस, आपका बात देखिए यहाँ पे कोट किया जा रहा है। तो मेजर इंडियन सर्कसेस जो है जिस पे हम लोग बात किए थे, जेमिनी सर्कस, हाँ इस पे तो बात होना ही चाहिए। जेमिनी सर्कस ऐसा सर्कस है, यही चीज़ को पोर्ट्रे किया है हमारे जो बहुत बड़े कलाकार हैं राज कपूर साहब ने, और उसके बाद उनको जो अक्लेम मिला है, गजब का मिला है। देखो इन 1964 जेमिनी सर्कस बिकम द फर्स्ट इंडियन सर्कस टू डेलीगेट एट द इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल इन यूएसए। भारत से गया था अटेंड करने के लिए, वहाँ परफॉर्म करने के लिए यूएसएसआर में, इसलिए फेमस है इतना ये, ठीक है। मस्को में था जी, सोची में था, याल्टा में था, सब तुम्हारा रसा का रीजन है, वहाँ पे इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ था। जेमिनी सर्कस ऑल्सो बिकम द बैकड्रॉप बहुत सारे इंडियन मूवीज है, जैसे राज कपूर का वही लिखा गया मेरा नाम जोकर, दर्शाया गया है जेमिनी सर्कस में, और भी ख्यात हो गया। रसिया में ऐसे ही बहुत बड़ा फैन, बहुत फैन बेस है, अभी भी वही सब गाना गाया जाता है। जेमिनी सर्कस देख लिए ना। अब देखो जंबो सर्कस, वही चीज लिखा गया है। जंबो सर्कस देखो सेकेंड, इट इज द प्राइड ऑफ इंडिया और लार्जेस्ट इंडियन सर्कस ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में सबसे लंबा कोई लार्जेस्ट इंडियन सर्कस रहा है तो वो जंबो सर्कस। जंबो का मतलब ही होता है लार्जेस्ट, होता है। एक ग्रेट रॉयल सर्कस भी है, ठीक है, इसका देख सकते हैं जंबो सर्कस, ग्रेट रॉयल सर्कस, ये फिगर दिखाने का प्रयास है। एक थ्री रिंग सर्कस। अब थ्री रिंग सर्कस के जो प्रोपोनेंट थे, जो इसको ले गए आगे, वो के दामोदरन है, जो कि काफ़ी विख्यात किए थे ये थ्री रिंग सर्कस का। उसका ग्रेट बॉम्बे सर्कस, ग्रेट बॉम्बे सर्कस दिख रहा है ना, नीचे फिगर देख लो फटाफट। तो हमने ख़त्म कर दिया, मगर यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसको मैं आंसर देते देते थोड़ा सा सप्लीमेंट चीज़ भी अटैच कर दूंगा। हाँ मैं नहीं बिल्कुल, वो ख़त्म हो चुका है, मगर कुछ सप्लीमेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेंस के लिए इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आप लोग से कि सर्कस इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बिकम अ मार्जिनल इंडस्ट्री। क्यों इतना छोटा इंडस्ट्री हो गया, जो कि 1990s तक तो ये सोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, क्यों कम पड़ गया? क्या कोई हमारे पास मेजर्स है इसको ठीक करने का? पहला सवाल। और थोड़ा सा इंडियन सर्कस के बारे में बता दीजिए। तो इंडियन सर्कस के बारे में जो सेकंड पॉइंट है वो तो हमने बता ही दिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिग करते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इतना डिग्रेडेशन क्यों चला गया। तो देखो माइंड मैप तैयार है। रीजन फॉर डिक्लाइन देखो लिखने का तरीका है जी। क्यों मार्जिनल इंडस्ट्री बना सर्कस? एक तो सीक्रेसी इन सर्कस। क्या होता है सीक्रेसी इन सर्कस? देखो जो भी सर्कस को जो भी जनरेशन ले गए वो सब चीज़ सेक्रेटरी रह गया, उसके अंदर ही रह गया, वो पास ऑन नहीं हो पाया लोगों पे।
नए नए लोग के बीच में आ नहीं पाया। जब कोई टैलेंट नए नए लोग के बीच में नहीं आ पाता है तो वो आदमी मरता है, उसी तरह खत्म हो जाएगा वो चीज। तो यही एक बहुत बड़ा सिक्रेसी है सर्कस में, जो पास ऑन नहीं हो पाया। ये भी एक रीजन है डिक्लाइन होने का। दूसरा देखो, जैसे रामानंद जी ने पॉइंट आउट किया था, सेकंड पॉइंट आउट, थर्ड पॉइंट कि बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते सर्कस में। 7 साल उम्र है, 6 साल उम्र है, कहाँ से उसको एम्प्लॉयड करेंगे? और उसके बाद नए नए कानून तो बढ़ने नहीं देगा। अब बच्चा यदि सर्कस में नहीं आएगा तो कौन आएगा? बच्चे से उसका ट्रेनिंग होगा तब जाकर जिम्नास्टिक बनेगा वो। बात समझे ना? इसका हम सही बोले, बहुत फ्लेक्सिबल रहता है उसका। तीसरा देखो, वाइल्ड एनिमल्स को आप एम्प्लॉयड नहीं कर सकते हो सर्कस में। जब वाइल्ड एनिमल्स को नहीं करोगे तो फिर कहाँ से हाथी लाओगे, फिर कहाँ से टाइगर लाओगे, तो फिर कहाँ सर्कस ही रहेगा। तीसरा देखो, कोई प्रोफेशनल करियर की तरफ यूज नहीं करता है। कहाँ जाना चाहता है? कोई बोलता है कि हम डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, कोई बोलेगा सर्कस का काम करना है, घर में कान के नीचे नहीं बजा देगा, तो वो हमारा एक्सेप्टेंसी नहीं है। तो प्रोफेशनल करियर की तरह इसको अनवाइबल है। एक तो पैसा कमाई नहीं है यहाँ पे इस चीज़ में। अब जिस चीज़ में पैसा कमाई नहीं है उसमें तो सोचो कि वो आर्ट फॉर्म खत्म होते चला जाएगा। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? जब से इंटरनेट का ज़माना आ गया, लोग बढ़िया बोला क्या सर्कस जाएंगे, इंटरनेट में नहीं देख लेंगे बैठ के। और लोग बोला यार इससे बढ़िया सास बहू वाला लगाओ, वो देखेंगे, है ना। क्रिकेट लगाओ, विराट कोहली का शॉट देखते हैं, इससे बढ़िया वो भी तो जिम्नास्टिक ही है, क्योंकि देखना शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट जो लोग का देखो, अभी सेम मैं तो ये छोड़ो, ये भी बड़ी बात है। रामलीला जो कि भारत का एक अटूट अंग रहा है। सर्कस चलो ठीक है, सर्कस भी है, मगर रामलीला ऐसा चीज कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी खत्म हो सकता है। हम तो कहते हैं कि ये प्रेजेंट आर्ट फॉर्म खत्म ही हो गया लगभग। अभी कोई चंदा मांगने के लिए भी आएगा कि हम रामलीला करना चाहते हैं तो बहुत कम लोग आएंगे। चलो बिहार जैसी जगह में आ जाएंगे, बाकी स्टेट में तो कोई आने वाला नहीं है आगे। ये हालत है रामलीला का। बाकी आर्ट फॉर्म का क्या बात करें हम। तो देखो यहाँ पे दिया गया, एक एक रीजन बताया गया है। देखो लेट 90s तक सर्कस इंडस्ट्री हैज ट्विंडल, यानी कि नीचे बहुत चला गया, डिक्लाइन है। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। बताओ उस समय 1990 में 300 इंडियन सर्कस थे पूरा भारत में। 2014 में जब देखा गया तो मात्र 30 हो गया। बताइए ना, 1 0 कम हो गया, वहाँ से पूरा पिट गया। अभी 30 में तो क्या क्रेज है, तो आप वही ट्रेडिशनल वाला जो आदमी है या उसी से फैमिली से रिलेटेड है वही लोग जा रहा है सर्कस देखने के लिए। अभी देखिए ना, मेला का तौर तरीका भी चेंज हो गया है। एक समय तक मेला में क्या नहीं दिखाया जाता था, अभी मेला मतलब एक खाली ऐसे से घूमो, ऐसे से घूमो, बस बात खत्म करो और थोड़ा पकौड़ी उकौड़ी खा लो, भागो यहाँ से। अब वो मेला रहा ही नहीं। पर तो मेला में कितना ड्रामा सब भी दिखाया जाता था। बंदर मदारी है, बिना मदारी का कैसे मेला पूरा हो सकता है जी? प्रोग्राम होते रहता था, अब जाए खाए पिए चले, वो घर में वो तो रोज ही खाता है आदमी। सड़क पे निकलेगा मिल जाएगा उसको ठेला। पहले देखो, मदारी के बिना कभी मेला हो सकता है क्या? मदारी सबसे इंटीग्रल हिस्सा है। मदारी है, उसके प्रोग्राम होते रहता था, ऑर्केस्ट्रा हुआ, वो ये वाला देखिए ना, आदमी का शरीर है, मुंडी सांप का है, या सांप का वो है, कन्वर्स भी हो सकता है ना, जादू वाला सब। अब पता नहीं वो अरेंजमेंट कर लेता था ये लोग, कैसे करता था, मजा आता था ना, क्रेज बना रहता था। 10 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए, हाँ फुल अरेंजमेंट है वो। मौत का कुआं है, मौत का कुआं तो गायब ही हो गया। मौत का कुआं इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, इधर भी रहेगा, इधर इसमें भी रहेगा। जादू रहता था, काला जादू ऐसे, गोगा जादू, बहुत तरह तरह का होता था। अब सब खत्म हो रहा है सब चीज। तो देखो रीजन फॉर डिक्लाइन, एक तो माइंड में बता दिया, उसको खींचते हैं। देखो, इंडियन सर्कस कंपनी ट्राई टू कीप देयर ट्रेड अ गार्डेड सीक्रेट, यानी कि एकदम चुपचाप अपना सीक्रेट रख लिया, सीक्रेसी मेंटेन कर लिया। दिस हैज मेड इट हेरिडेटरी अफेयर, यानी कि अपना घर का आदमी को ही पता है ये सब चीज़, एंड ये बस किसी आदमी तक ही पहुंचा, कन्फाइंस टू अ सेलेक्ट फ्यू। तो इसके वजह से क्या हुआ कि दिस हैज़ प्रिवेंटेड गुड मैनेजर्स फ्रॉम एंटरिंग द, तो नए लोग ऐड नहीं हो पाए क्योंकि वो स्किल ही नहीं है उसके पास, अब पास ऑन ही नहीं हो पाया इन्फॉर्मेशन, ये स्किल। तो पहला रीजन ये है। इंडियन सर्कस कंपनी फील दैट सर्कस एक्रोबेटिक्स रिक्वायर, सही बात है ना। इंडियन सर्कस कंपनी चाहता है कि एक्रोबेटिक्स के लिए जरूरी है कि इंटेंसिव ट्रेनिंग होना चाहिए चाइल्डहुड से, बचपन से ही। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स एज 2011 में
कि बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो। जब नहीं कर सकते हो, चिल्ड्रन को तुम एम्प्लॉयड ही नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या है का सर्कस। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चा लोग बैठा भी है, रिलीज चिल्ड्रन फ्रॉम सर्कस, इस तरह का प्रोटेस्ट होने लगा, तो हो तो गया, बात ही खत्म। विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्सिंग बैन ऑन द यूज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, बात खत्म हो गया। उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि जानवर रहता है तो आदमी अट्रैक्ट होता है। जू में क्यों जाता है? जानवर देखने के लिए जाता है। सर्कस में भी जाएगा, देखेगा, अच्छा मंकी छोड़, मंकी तो बहुत कॉमन है, टाइगर लायन भी आएगा, वाह देखते हैं, गायब है। फोर्थ पॉइंट देखो, विद एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास जिम्नास्टिक, अभी तो बेस्ट एंटरटेनमेंट आ गए, ई एंटरटेनमेंट, यूट्यूब खोल लो, बेस्ट दिख जाएगा। यंगर जनरेशन हैज़ लॉस्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन, बोला क्या आप तो जाएंगे, आप तो यूएसए में जाएंगे, वहाँ हिस्सा लेंगे, ये क्या करना। तो द सर्कस कंपनीज ऑल्सो फेल टू मैच अप देयर कंपटीशन, जिस लेवल पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कंपटीशन है, अमेरिका में है जो बेस्ट फॉर्म है, कहाँ कम्पीट कर पाएगा। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इस पर अपना ही चल रहा है, बात समझे ना। आगे देखो, अमॉन्ग द इंडियन मासेस सर्कस इज जनरली सीन एज अ डेंजरस प्रोफेशन। अब हम इंडियन मासेस का सर्कस के बारे में कहोगे बहुत डेंजर है, अरे लटकता है, ओ हाथी है, ओ घोड़ा है, डरता है लोग। जब लोग डरता है तो काहे भेजेगा अपने बच्चे को। तो फैमिलीज आर अनविलिंग टू लेट देयर चिल्ड्रन चूज इट एज अ वाइबल प्रोफेशनल करियर, नहीं दिया जाता उसको। दिस हैज ऑल्सो प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ डायनेस्टीज ऑफ सर्कस, इसलिए एक डायनेस्टी नहीं बन पाता, जो डायनेस्टी बनना चाहिए था सर्कस को रिवाइव करने के लिए, तो ये कम ही रहता है। बात समझे ना। तो क्या है, चलो ये प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन है क्या हमारे पास? तो बिल्कुल हमारे पास सोल्यूशन है। देखो क्या सोल्यूशन है, हमको सेफ्टी रेगुलेशंस का यूज़ करना चाहिए उसमें, है ना, कि चलो आपका बच्चा आएगा सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ, स्ट्रिक्ट इन्फोर्सिंग होना चाहिए, तब कहीं जाके करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर्कस हम कह सकते हैं कि सर्कस कैन बी यूज टू प्रमोट द डाइंग आर्ट्स अमंग द मासेस। देखो सर्कस का इतना बड़ा फायदा है कि सर्कस यूज होता है, लोग आते हैं देखने के लिए, जो आर्ट फॉर्म मर रहा है ना उसको भी रिवाइव करने के लिए सर्कस बेस्ट फॉर्म है। सर्कस में ही रामलीला दिखा दिया, राम जी है तो एक्रोबेटिक्स वाला राम जी दिखा दिए, ऐसे भी राम जी तो एक्रोबेटिक्स ही है। आप बताओ, हनुमान जी का बात करते, हनुमान जी से बड़ा कौन एक्रोबेटिक्स जो हवा में उड़ सकता है? सच बोल रहे हैं, इससे बड़ा कौन एक्रोबेट्स हो सकता है? तो इस तरह दिखा देना, इससे और अट्रैक्शन क्वेश्चन बढ़ेगा, आदमी का और जागरूकता बढ़ेगा, वाह क्या बात है। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन फॉर द सर्कस परफॉर्मेंस एंड द कंपनीज वुड आल्सो हेल्प। गवर्नमेंट को आना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए कि ठीक है हमारा ये आर्ट फॉर्म इसको सर्वाइव करना है, जैसे हॉकी को किया, जैसे तुम्हारा कबड्डी को किया था, इसको क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चौथा पॉइंट देखिए मोस्ट आर्टिस्ट रिटायर, बताओ 40 साल में रिटायर हो जाता है, क्योंकि देखो एनर्जी चाहिए होता है, तो 40 साल में रिटायर हो जाता है। जो रिटायर हो जाता है तो उसको काम करना पड़ता है, मैनुअल लेबर का काम करना पड़ता है, सिक्योरिटी, तो आप इसको कंपनसेट कर दो ना, ताकि मनोबल रहे कि चलो भाई 40 साल बाद रिटायर भी हो जाएगा तो हमारे लिए भी कुछ है। नहीं सोचेगा 40 साल में रिटायर हो ही जाएगा तो काहे उस प्रोफेशन में जाएंगे हम, इससे बढ़िया पहले से दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। प्रेजेंटली देखो सर्कस अभी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंदर है। अब तुम डिपार्टमेंट में ढंग से डालो ना यार, तुम यदि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इसको डाल देता तो ज़्यादा इसको मिलता, तवज्जो ज़्यादा मिलता, वैल्यू ज़्यादा मिलता। स्पोर्ट्स में क्यों डाले हो इसको भाई तुम? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इट वुड ऑल्सो भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्कस एंड आर्ट फॉर्म। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो एक एक्नॉलेज मिलता है कि चलो हमारा इंडियन सर्कस भी एक हमारा आर्ट फॉर्म है। एक बहुत पहले 2018 और 17 में एक आर्टिकल छपा था, सर्कस इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स लॉस सीन इन थैलेसरी। थैलेसरी तुम्हारे नीचे का साउथ का रीजन है, वहाँ पे एक नए सर्कस का उद्घाटन हुआ था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ आया था। तो जाके देख सकते हो, रेफरेंस है आर्टिकल का, वहाँ पे आर्टिकल पड़ा हुआ है, शायद हिंदू पेपर का ही आर्टिकल था ये। दैट्स इट।